दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं होते। कभी कभी ये किसी भयानक रहस्य को भी अपने सीने में दबाए रखते हैं। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे मध्य भारत के ऐसे ही एक जंगल में जिसे मायावी वन कहते हैं रात होते ही ये जंगल किसी खौफनाक दुनिया में बदल जाता है। इस जंगल में खो जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। आज हम सुनेंगे विक्रमादित्य सिंह की कहानी, एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक जिसने इस जंगल के रहस्य को सुलझाने की ठानी। लेकिन क्या वो वाकई में इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वो भी हमेशा के लिए मायावी वन का हिस्सा बन जाएगा? ये जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मध्य भारत के सघन जंगलों में एक ऐसा इलाका है जिसे मायावी वन कहते हैं। यह विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ है, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों के घने जाल को भेद पाने में नाकाम रहती हैं। इस जंगल के बारे में गांव वालों में कानाफूसी होती है। कहा जाता है कि रात होते ही ये जंगल किसी भयावह दुनिया में तब्दील हो जाता है, जहां खो जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। विक्रमादित्य सिंह, एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक, इस जंगल के रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। गांव वालों की चेतावनियों को दरकिनार कर वो अपने शोध सहायक मीरा के साथ मायावी वन की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही घने पेड़ों ने आसमान को ढक लिया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी जिसे सिर्फ टहनियों की कर्कश आवाज ही तोड़ती थी। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा जल्दी गहराने लगा। घबराहट होने लगी। विक्रमादित्य ने तंबू लगाने का फैसला किया। मीरा ने टॉर्च की रोशनी में जल्दी से तंबू लगाया। अचानक कुछ दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख एक महिला की सी थी, दूर से आती हुई, और फिर अचानक बंद हो गई। विक्रमादित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या सुना तुमने मीरा? उसने घबरा कर पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे भी सुनाई दिया, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन विक्रमादित्य को यकीन नहीं हुआ। उस चीख में एक अजीब सी पीड़ा थी जो किसी जानवर की नहीं लगती थी। रात भर दोनों को नींद नहीं आई। हर सरसराहट, हर टूटती टहनी उन्हें चौंका देती थी। सुबह होते ही विक्रमादित्य ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां से चीख सुनाई दी थी। जमीन पर कुछ निशान मिले जो घसीटने से बने लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये निशान किसके हो सकते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा भयानक होता गया। पेड़ों पर अजीब सी निशान बने हुए थे, मानो कोई उन्हें अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भी फैलने लगा था। अचानक उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक कुआं था जिसके अंदर से पानी खौलने जैसी आवाज आ रही थी। मीरा कांप उठी। यहां से चलें विक्रमादित्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जिज्ञासावश विक्रमादित्य कुएं के पास गया। झुककर उसने अंदर झांका। कुएं के अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी से उसने देखा कि वह एक हड्डी का टुकड़ा है। उसके मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर कुएं में गिरने ही वाला था कि मीरा ने उसे पकड़ लिया। घबराकर मीरा ने उसे खींच लिया। विक्रमादित्य जमीन पर गिर पड़ा। हिलते हुए विक्रमादित्य ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज भी पहले से अलग लग रही थी, जैसे किसी और ने मीरा की बॉडी पर कब्जा कर लिया हो। घबराओ मत विक्रमादित्य, मीरा की आवाज में एक अजीब सी खींच थी। कुछ नहीं हुआ। विक्रमादित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये वाकई में मीरा थी? क्या वो कुएं में गिरने से बचने के सदमे में ऐसी बातें कर रही थी? या फिर उसके सिर में तेज दर्द उठा। कुएं से धक्का लगने से शायद उसका सिर किसी पत्थर से टकराया था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमजोरी के कारण जमीन पर ही लेटा रहा। अचानक मीरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि विक्रमादित्य को चीख निकलने ही वाली थी। तुम जंगल के रहस्य को सुलझाने आए हो ना विक्रमादित्य? उस अजीब सी मीरा ने कहा। लेकिन रहस्य कभी नहीं सुलझते, वो बस लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। विक्रमादित्य घबरा कर बोला। मीरा, तुम क्या कह रही हो?
तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने हंस दी। वो ऐसी खौफनाक हंसी थी जिसे सुनकर विक्रमादित्य का खून जम गया। मैं ठीक हूं, मीरा ने कहा, लेकिन तुम नहीं हो। उसने विक्रमादित्य को घसीटना शुरू कर दिया। वो उसे उसी टूटे हुए कुएं की तरफ ले जा रही थी। विक्रमादित्य जोर लगाकर छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही दूर पर वो टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से एक सफेद साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे विक्रमादित्य की तरफ बढ़ रहा था। विक्रमादित्य की आवाज गले में अटक गई। उसका दिमाग सवालों से भर गया था। ये मीरा कौन थी? क्या वो वाकई में भूत थी? और ये सफेद साया, ये जंगल का असली रहस्य क्या था? जैसे जैसे सफेद साया नजदीक आ रहा था, विक्रमादित्य को उसमें एक चेहरा दिखाई देने लगा। एक परिचित चेहरा, लेकिन उससे पहले कि वो चेहरा पहचान पाता, सफेद साया उसके ऊपर आ गया और अंधेरे ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब सिर्फ कुएं के अंदर से खौलते हुए पानी की आवाज ही आ रही थी। मानो जंगल विक्रमादित्य के रहस्य को अपने सीने में दबा चुका हो। अंधेरे में होश आया तो विक्रमादित्य को लगा कि वो किसी नरम चीज पर लेटा हुआ है। आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकों पर इतना वजन था कि वो खुल ही नहीं पा रही। कानों में सिर्फ अपने ही तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर में धीरे धीरे आंखें खुल पाईं। सामने का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल गया। वो एक संकरी गुफा के अंदर था। मिट्टी की दीवारों पर न जाने कितनी अजीब सी निशान बनी हुई थी, मानो कोई पंजे इन दीवारों को खुरच रहा हो। उसके बगल में मीरा बैठी हुई थी, लेकिन वो मीरा नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एक मूर्ति की तरह बैठी थी। मीरा? विक्रमादित्य ने आवाज लगाई। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे खुद भी मुश्किल से सुनाई दी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी पुतलियां धीरे धीरे घूमी, मानो वो किसी और की तरफ देख रही हो। अचानक गुफा के अंदरूनी हिस्से से एक बूढ़ा साधु निकलकर सामने आया। उसके सिर पर जटाएं जमीन तक लटकी हुई थीं, आंखें बंद थीं, लेकिन लगता था वो सब कुछ देख सकता है। आप कौन हैं? विक्रमादित्य ने किसी तरह पूछा। साधु रुका। जंगल का रक्षक। उसकी आवाज सूखी हुई थी, मानो सालों से उसने बात ना की हो। ये जगह, ये मीरा। विक्रमादित्य ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। ये मीरा नहीं है, ये जंगल का भ्रम है। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। विक्रमादित्य को समझ नहीं आ रहा था। क्या मतलब भ्रम? ये जंगल, साधु ने कहा, अपने शिकार को उनके डर का रूप दिखाता है। तुम मीरा को खोने से डरते थे, इसीलिए उसने तुम्हें ये खौफनाक रूप दिखाया। विक्रमादित्य को याद आया वो सफ़ेद साया। क्या वो भी उसका कोई डर था? तो वो सफ़ेद साया, वो तुम्हारी माँ थी। साधु ने बीच में ही टोक दिया। तुम बचपन में ही उनसे बिछड़ गए थे और ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। विक्रमादित्य की सांसें थम सी गईं। ये सब सच था। माँ को खोने का गम हमेशा उसे सालता था। लेकिन अब क्या होगा? विक्रमादित्य ने पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली। अब तुम्हें अपने डरों का सामना करना होगा, तभी तुम इस जंगल से निकल पाओगे। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वापस गुफा के अंदरूनी हिस्से में चला गया। विक्रमादित्य अकेला रह गया अपने डरों से लड़ने के लिए। क्या वो अपने डरों का सामना कर पाएगा? क्या वो कभी इस भ्रमजाल से बाहर निकल पाएगा? ये सवाल उसे गुफा के अंधेरे में घेरते रहे। दिन कटते गए या घंटे, विक्रमादित्य को कुछ पता नहीं चल रहा था। भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। गुफा के भीतर का सन्नाटा और मीरा की खाली आंखें उसे पागल बनाने के लिए काफी थीं। एक रात गुफा के अंदर अचानक तेज रोशनी फैल गई। आंखें मूंद कर उसने देखा, सामने एक जंगल का नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर न जाने कितनी अजीब निशान बनी हुई थीं। तभी साधु फिर से सामने आया। ये जंगल का नक्शा है, साधु ने बताया। ये निशान उन लोगों के डरों के प्रतीक हैं जो इस जंगल में खो चुके हैं। विक्रमादित्य ने निशानों को गौर से देखा। कुछ निशान तो उसे पहचान में आ गए। वो चीख, वो कुआं, वो सफेद साया। इन निशानों को मिटाना है, साधु ने कहा। तभी तुम अपने डरों को जीत पाओगे और इस जंगल से बाहर निकल पाओगे। लेकिन ये निशान कैसे मिटाए? विक्रमादित्य को कोई समझ नहीं आ रहा था। अपने अतीत में जाओ विक्रमादित्य,
साधु ने उसकी आंखों में देखा। उन डरों का सामना करो, उन्हें समझो, तभी तुम उन्हें मिटा पाओगे। विक्रमादित्य को समझ में आने लगा था, उसे अपनी मां को खोने के गम का सामना करना था, उसे मीरा को खोने के डर को दूर करना था। तभी नक्शा चमक उठा और विक्रमादित्य खुद को बचपन के अपने घर में पाया। छोटा विक्रमादित्य अपनी मां के साथ खेल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में खुशी का माहौल गम में बदल गया। उसकी मां बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विक्रमादित्य बचपन को याद कर सिहर उठा। वो अस्पताल का कमरा याद आया जहां उसकी मां का निधन हुआ था। उसी कमरे में एक सफेद साया भी दिखाई दिया। विक्रमादित्य डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे साधु की बातें याद आईं। उसे अपने डर का सामना करना था। धीरे धीरे वो सफेद साये के पास गया। जैसे जैसे वो नजदीक हुआ, साया साफ होता गया। यह उसकी मां ही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई गम नहीं था। एक मुस्कान के साथ उसकी मां ने कहा, डरो मत विक्रमादित्य, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। विक्रमादित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। उसी समय गुफा का नक्शा उसके दिमाग में कौंधा। उसने उस नक्शे पर सफेद साये वाली निशान को मिटा दिया। फिर से उसे मीरा का ख्याल आया। वो गुफा में वापस आया। मीरा अब भी वैसे ही बैठी हुई थी, लेकिन इस बार विक्रमादित्य को उसमें डर नहीं लगा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। डरो मत मीरा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने जंगल के नक्शे पर मीरा को खोने के डर वाली निशान को मिटा दिया। तभी अचानक मीरा की आंखें खुल गईं। विक्रमादित्य, उसने चौंक कर पूछा। हाँ मीरा, मैं हूं, विक्रमादित्य ने कहा। हम अब निकल सकते हैं। वो दोनों गुफा से बाहर निकले। सूरज की रोशनी कितनी सुखदाई लगी। जंगल अब वैसा भयानक नहीं लग रहा था। वो पेड़ पौधे अब भी रहस्यमयी थे, लेकिन उनमें अब कोई डर नहीं था। विक्रमादित्य ने अपने डरों को जड़ से उखाड़ फेंका। मां को खोने का गम और मीरा को खोने का डर, दोनों का सामना करके उसने गुफा की दीवारों पर बने भयानक निशान मिटा दिए। जैसे ही आखिरी निशान मिटा, जंगल का भ्रम टूट गया। मीरा वापस होश में आई और वो दोनों मायावी वन से बाहर निकल आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जंगल भले ही उन्हें छोड़ चुका हो, अपने डरों का सामना करने का ये सफ़र उन्हें हमेशा याद रहेगा। मायावी वन ने उन्हें ये सीख दे दी, असली भूत हमारे अपने दिमाग में छिपे होते हैं और सिर्फ उनका सामना कर हम सचमुच आज़ाद हो सकते हैं। तो बताइए, आप अपने किन डरों का सामना करना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।